नमस्कार न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा, 14 अप्रैल को हरियाणा पहुंचेंगे पीएम मोदी, 2 परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे, धर्म के आधार पर बीजेपी बना रही कानून। दिल्ली विधानसभा का बजट पेश, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया बजट, 1 लाख करोड़ रुपए का किया गया बजट पेश। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, मैदानी इलाकों में गर्मी तो पहाड़ों पर बड़ी ठंड, बारिश बर्फबारी की संभावना। खबर रायपुर से है, जहां भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर कर्मा धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि भक्त माता कर्मा का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, साहू समाज का स्नेह बना रहे। भक्त माता कर्मा की जयंती है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और साहू समाज को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भक्त माता कर्मा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज इस अवसर पर समाज का एक बहुत पुरानी मांग थी, भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हो, लेकिन जब हमारे प्रदेश से श्री तोखन साहू जी जो समाज के गौरव हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराए, तो इसकी स्वीकृति मिली और आज कर्मा जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी भी किए हैं। इसके लिए भी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभकामनाएं। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अनुमति दी और डाक टिकट जारी हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पुरी से है, जहां शपथ ग्रहण समारोह से पहले ओडिशा के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरीश टंडन आज पुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। खबर सहारनपुर के बेहट से है, जहां 12 मार्च को ग्राम भोजेवाला में फौजी ढाबे पर अवैध तमंचों के बल पर कुछ लुटेरों ने ढाबा संचालक के साथ लूट की थी। इसके बाद शोर होने पर लुटेरे स्कूटी वहीं पर छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी को कब्जे में लेकर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने टीम बनाकर सर्विलांस की मदद से मामले की जांच की। वहीं एसएसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। अपराधी भले ही कितना शातिर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। अभी हाल ही में जनपद सहारनपुर की भेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार एक ढाबा संचालक को कुछ लुटेरों ने बंधक बनाकर लूटने के प्रयास किया, आज उस पूरी घटना का सफल अनावरण किया एसपी देहात सागर जैन ने। सर, क्या कुछ पूरा प्रकरण था ये? 12 मार्च की रात्रि थाना बेहट को यह सूचना मिलती है कि ग्राम भोजेवाला में एक रोड पर ढाबा है। वहाँ पर जब दुकान मालिक जब ढाबा बंद करने जा रहा था, तभी कुछ लोग वहाँ पर चाय पीने के बहाने एक स्कूटी से आए 2 लोग और उसको तमंचे के बल पे रुपए छीनकर, जो गले में रुपए रखे थे और 2 मोबाइल फ़ोन थे, वो लूट कर वहाँ से भाग निकले। भागने का जब वो प्रयास कर रहे थे तो आजू बाजू के लोग जब शोर सुन के वहाँ पर आ गए और उनके पीछे जब दौड़ने लगे तो हड़बड़ाहट में उनकी स्कूटी वहीं पर छूट के चली गई थी और वो लोग जंगल की तरफ
खेतों की तरफ भाग निकले। इस सूचना पर जब थाना बेहट पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो जब देखा जाता है स्कूटी जो उनकी थी वो भी चोरी की निकलती है और इस पर फिर 2 टीम्स बनाकर आसपास के कैमरे देखे जाते हैं और सर्विलांस की भी मदद ली जाती है। इसमें 2 लोगों का मोबाइल नंबर और मुखबिर की सूचना के आधार पर उनका नाम प्रकाश में आता है और जिनको फिर गिरफ्तार किया जाता है। दोनों ही कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले होते हैं और साथ ही इनका एक तीसरा साथी जो मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो तीनों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आज और इनके पास से लूटे हुए 2 मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो पूर्व में ही हमने कब्जे में ली थी तथा जो अवैध शस्त्र जो इन्होंने यूज़ किया था वो तीनों चीज़ हमने बरामद की है। साथ ही जो मोटरसाइकिल पर ये लोग घूम रहे थे वो भी चोरी की निकली और फिर जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने टोटल 10 मोटरसाइकिल अपने कब्जे में इनकी निशानदेही से बरामद की है। इन्होंने ये भी कबूल किया है कि जगह जगह क्षेत्रों में घूमकर ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और बहुत ही सक्रिय गैंग था। इन्होंने टोटल 11 मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी कर रखी हैं जनपद भर में, जिनके विभिन्न थाना क्षेत्र में मुकदमे पंजीकृत हैं और इनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आगे भी गैंगस्टर एक्ट के अंदर इनकी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि एक संगठित गिरोह है और घूम घूम कर ये चोरियां करता है। सर कुछ वाहन उसमें हरियाणा नंबर भी है और बिहार नंबर है, उन वाहनों के बारे में सर कुछ पूछताछ जारी हो? जी, जो हरियाणा नंबर का वाहन था वो हरिद्वार से चोरी था, वहाँ पर भी उसका मुकदमा लिखा हुआ है और जो बिहार नंबर का है काफ़ी पूर्व में बिहार से चोरी की हुई थी और इनके सेकेंड हैंड मार्केट में इनको मिला था और ये उसे खरीद फरोख्त करते हैं ऐसे चोरी के वाहनों का। तो इनको सभी धाराओं का समावेश करते हुए इनको एक अच्छा मुकदमा इनके विरुद्ध सख्त से सख्त धाराओं में लिखा है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती समय देने के। तो ये थे एसपी दया सागर जैन जिन्होंने पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और तमामपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। विधानसभा अध्यक्ष बसवराज होटी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पर मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष पद पर बैठेंगे और बिगड़ती व्यवस्था को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने जो पत्र पढ़ा वह हस्ताक्षर रहित था। मीडिया ने उस पत्र को वायरल कर दिया। ಇದ್ರಾಗ ಆ ಗದ್ದಲಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಿ, ಗದ್ದಲಾಗ ಒಂದು 4-5 ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದವು. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸದನದಲ್ಲಿನೂ ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆಯೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಾವು ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾಗೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಹಂಗೆ ಬಂದವಣ ಅದು 9:40 ಮುಗಿತಿ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಅದು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕಂದೆ. ಪಾಪ ಪಿ ಎ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಭೆ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸದನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಕೂಡ 27 ಕುಂತು ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಜನ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಶರವಣ್ಣ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸದನ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಬ್ಬರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅವತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸದನ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಾವು ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹದಗೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹದಗೆಟ್ಟಂತಲ್ಲ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಅಧಿವೇಶನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು 303 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳ್ಸಾಗತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 2 ದಿವಸದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಲು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ
ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇದರಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 27 ಆದ ನಂತರ ಕುಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನನಗನಿಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ 99.9 ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ 75 ಮಂದಿನ ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಂದೆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ಇನ್ನು ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ಜನರ ಕಾಳಜಿ ಆಗಲಿ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥ ಬರಗಾಲ, ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು, ನೀರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ, ಮುಗಿದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇದೇನಿತ್ತು ಹೌಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಬರುವಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸದನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी, बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर बरेली से है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बरेली में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सेवा, सुरक्षा, सुशासन और सम्मान की नीति पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज हर तरफ सुशासन देखने को मिल रही है, जबकि सपा सरकार में गुंडों की सरकार हुआ करती थी। अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम लोग उस पर चलते हैं। जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, उन सब के खिलाफ सरकार विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अपराधियों में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें अपने समाज की बेहतरी के लिए, क्योंकि अपराध एक सामाजिक कोड भी है, सामाजिक बुराई है, और सरकार निश्चित रूप से, हमारी सरकार उस कोड को, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए संकल्पित है।
समाजवादी पार्टी के समय अपराधियों को और अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण दिया जाता था। आज हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरता से व्यवहार कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल में प्रदेश बर्बाद हो गया, वो कह रहे हैं ये उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। 2014 से और 2012 से 2017 तक आप देखेंगे तो किस प्रकार से पूरा प्रदेश अराजक तत्वों के हवाले है। सरकार पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले है। गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। और चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, जैसा मैंने आपको बताया वो लिखित चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैंने की है, उसमें बेहतर काम हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के समय कोई विकास का उनका मॉडल तो था नहीं, उनका मॉडल तो परिवारवाद का था और परिवारवाद में भी एक ही जगह का परिवारवाद का मॉडल था। अब जनता उसे नकार चुकी है। अखिलेश जी की बौखलाहट है। अखिलेश सबसे प्रकाश को जो निलंबित किया गया है, अखिलेश लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और IAS हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त। जो भी है सरकार सबके बारे में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार संजीदा है और जो विषय प्रकाश में आएंगे सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। ये बरेली के पांचाल और क्षेत्र के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन आज तक उन पर काम नहीं हो पाया। वो वैसी परिस्थिति पड़ी, ऐसी हस्तिनापुर भी पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र हों चाहे अन्य क्षेत्र हों, सब में सरकार ने काम किया। आपने जो विषय कहा मैं उसकी अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो है हर घटना हमारी सरकार ने, जैसा मैंने आपसे बताया, समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय अपराधियों के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, सरकार उन्हें संरक्षण करती थी। आपने देखा होगा सन 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 1993 में सबसे पहले सरकार बनने के बाद उन आतंकवादियों के, उन हत्यारों के, उन बलवाइयों के, दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए? तो ये लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सपा सांसद ने राणा संघा 8 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास हुआ है और आज उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जो पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट राज्य बना है। उन सारे विषयों की चर्चा हम लोग घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम हुए, आम आदमी के काम के लिए काम हुए, उनकी चर्चा पार्टी के लोग हम लोग घर घर जाकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लखनऊ में इस कार्यक्रम को शुरुआत की है और 14 तारीख तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हम लोग घर घर जाकर अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से, महिलाओं में, किसानों में, व्यापारियों में, अनुसूचित जाति में, सब लोगों में जाकर हमारी सरकार ने अलग अलग वर्गों की जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा करें। सर, आप तो 8 साल की चर्चा कर रहे हैं, पर विपक्ष जो है लगातार कानून व्यवस्था और इन सब चीज़ों पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार के समय जिस प्रकार से 2012 और 2017 तक या समाजवादी पार्टी की विभिन्न सरकारों में किस प्रकार की अराजकता होती थी, गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार से बहनों के प्रति अपराध होते थे और जो लोग आतंकवादी हैं सरकार उनके साथ खड़ी रहती थी, उन दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है और आज अपराध आप देखो न्यूनतम स्तर पर है। लेकिन 2 बीजेपी के विधायक आरोप नंदकिशोर गुर्जर और एक आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? वो नंदकिशोर जी वाला जहाँ तक विषय है
वो निश्चित रूप से उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, पार्टी ने उसे संज्ञान में लिया है और हम बातचीत करके कुछ उनके मन के प्रश्न होंगे, वो हमारे विधायक हैं, हम बातचीत करके उन विषय को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद से वाल्मीकि समाज के लोगों ने रोष जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों को फांसी देने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 8:30 बजे करीब यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना धौलाना के वाल्मीकि मोहल्ले की एक लड़की के साथ गैर समुदाय के एक लड़के के द्वारा रेप किया गया है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत की गई। पीड़िता से पूछताछ की गई। पीड़िता से पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पीड़िता का उस लड़के के साथ पहले से जान पहचान थी। FIR में नामित एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। FIR में अंकित एक अन्य व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी करते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।